चलिए आज हम साइंस में एक कदम और आगे बढ़ते हैं। क्लास 10th की साइंस की बुक का सीक्वेंस में चैप्टर 12 है, दैट इज़ इलेक्ट्रिसिटी। और हमारा ये फिज़िक्स की सीक्वेंस में सेगमेंट में लेक्चर है। चैप्टर का नाम क्या है? इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखिए जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करते हैं तो इट इज़ अ कंट्रोलेबल एंड कन्वीनियंट फॉर्म ऑफ एनर्जी। तो आपको पहले तो ये मानना है कि इलेक्ट्रिसिटी एक फॉर्म ऑफ एनर्जी ही है। इलेक्ट्रिसिटी इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ओके, इस चीज़ का ध्यान में रखना है। ये कंट्रोलेबल है और कन्वीनियंट है। आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत से इक्विपमेंट्स का यूज़ करके, प्रोसेसेस का यूज़ करके आप इसे कंट्रोल्ड अमाउंट में रिलीज़ करते हैं। ट्रांसफार्मर्स के वाया एक फ़्लो आपके घर में आता है और उसके तहत आप बहुत से अप्लायंसेस, बहुत से ऐसे मशीन्स हैं जो इसके बेसिस पर ऑपरेट करते हैं। चाहे आपके घर में पानी गर्म करने के लिए गीज़र लगा है, चाहे हवा को कंडीशन करने के लिए एयर कंडीशनर, पंखे, कूलर, लाइट, बल्ब, हर चीज़, यहाँ तक कि टॉर्च और आपकी गाड़ियों में भी इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल होता है। उसमें हम सेल का यूज़ करते हैं, बैटरी का, वो भी इसी कंसेप्ट पर काम करता है। आई बात समझ में? आज का आपका जीवन इसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती। आज का जो नया जीवन है, द मॉडर्न लाइफ, वो इसके बिना कल्पनाधीन ही नहीं है। आई बात समझ में? इसके विषय में आज हम समझेंगे। बहुत से सवाल खड़े होते हैं, कैसे आती है इलेक्ट्रिसिटी, कैसे बनती है, इलेक्ट्रिसिटी के फिनोमेना में चार्ज कैसे फ़्लो करता है, करंट क्या होता है, इनको कौन जन्म देता है, इनको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, ये रेगुलेट कैसे होता है। ये सारे सवाल हैं हम जिसके बारे में समझेंगे। मैंने चीज़ों को लिखा था कि आपको कन्फ्यूजन ना हो और फिर मैं उसको समझाऊंगा। शुरुआत क्या कहती है? इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट हमारा पहला टॉपिक है इसके अंदर, दैट इज़ इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट। और इस टॉपिक के अंदर हम क्या पढ़ते हैं? ये लिखा हुआ है, इफ़ द इलेक्ट्रिक चार्ज, द वर्ड इज द इलेक्ट्रिक चार्ज, दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट। इफ द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, वी से दैट देयर इज एन इलेक्ट्रिक करंट इन द कंडक्टर। अगर एक कंडक्टर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो करे तो हम ये कहते हैं कि उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट है। यहाँ पर कंडक्टर को हम एक मेटल वायर के तौर पर लें। जैसे सपोज़ कीजिए कि हम इसे कॉपर वायर समझ लें। कॉपर वायर इसलिए क्योंकि आप इसके साथ डील करते हो, आप अमूमन इसे देखते रहते हो। जो बिजली की तारों जो घरों में उपयोग होती हैं, उनको अगर उसके ऊपर से प्लास्टिक का जैकेट हटाओगे तो अंदर से कॉपर की तार निकलेगी। ये कॉपर वायर में से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है। कॉपर वायर कंडक्टर है, हम अभी इसके बारे में बात करेंगे। इसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लो हो रहा है, लेकिन आप लोग क्या कहते हैं? उस तार को मत पकड़ो, उसमें करंट है। कि मत पकड़ो, उसमें करंट है। तो यहाँ पर हमने इलेक्ट्रिक चार्ज और इलेक्ट्रिक करंट को एक ही रूप में समझाना है ना। एक है जो फ्लो कर रहा है, एक है जो फ्लो कर रहा है, और दूसरा हम कह रहे हैं कि ये उसमें है क्योंकि इसमें से करंट बह रहा है, चल रहा है। इसका अर्थ क्या है? देखिए, जो भी चीज़ एक दिशा से दूसरी दिशा की ओर बहती है, हम उसे करंट के रूप में जानते हैं। करंट का अर्थ बहना, चलना, मूव करना। जैसे कि नदियाँ बहती हैं तो रिवर करंट है, जिसे हम वाटर करंट के रूप में जानते हैं। बिल्कुल ऐसा ही समुद्रों में भी होता है। समुद्र में एक छोर से दूसरी छोर की ओर पानी बहता है, इसे वाटर करंट कहते हैं। इसी तरह से हवा चलती है, उसे एयर करंट कहते हैं। और जब हम चार्ज के फ्लो की बात करते हैं तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। द वर्ड करंट इज़ इम्पॉर्टेंट। इसका मतलब कुछ फ्लो कर रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि फ्लो क्या कर रहा है, हमें ये जानना है ना। अगर हम जल की बात करें तो वाटर मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं, तो वो वाटर करंट है। अगर हम हवा की बात करें तो एयर मॉलिक्यूल्स फ्लो कर रहे हैं। एयर में बहुत सी चीज़ें आ जाएंगी, गैसेस, डस्ट पार्टिकल्स, स्मोक एंड सूट, और मॉइस्चर और टीनी वाटर ड्रॉपलेट्स, तो वो फ्लो कर रहे हैं। इसी तरह से हम कहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट, तो इसमें भी कुछ फ्लो कर रहा है, वो चार्ज फ्लो कर रहा है। वाटर करंट में वाटर मॉलिक्यूल्स, एयर करंट में एयर मॉलिक्यूल्स,
और इलेक्ट्रिक करंट में चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज ये फ्लो कर रहा है। ओके, अब कुछ चीज़ों को समझें। चार्ज शब्द को समझना होगा, फिर कहानी क्लियर होगी। देखिए ये स्टिक, ये मैं, ये बोर्ड, ये मार्कर, ये पीवीसी, ये कमरा, दीवार, कुर्सियाँ, सब कुछ, ये सब कुछ एटम से बना है। ये सब कुछ किससे बना है? एटम से बना है। एटम बहुत ही छोटे होते हैं, आप उसे इतनी सरलता से देख नहीं सकते। तो एटम की जानकारी के लिए हम कुछ मॉडल्स का उपयोग करते हैं, जैसे कि बोहर मॉडल। ये एक मॉडल है जिसके माध्यम से हम एटम के बारे में पढ़ते हैं। कोई बात नहीं, समझ लीजिए कि हमने उस मॉडल का उपयोग किया और एटम को खोल दिया, एटम को खोला। मैं इस एटम को ओपन करने जा रहा हूँ। जब हम इस एटम को ओपन करेंगे तो इस एटम में एक कोर एरिया होगा, एक सेंटर होगा। एटम का कोर एरिया, सेंटर होगा। इसे हम न्यूक्लियस कह सकते हैं। तो ये एटम का न्यूक्लियस होगा। ओके, द न्यूक्लियस ऑफ द एटम। इस न्यूक्लियस में दो चीजें पाई जाती हैं। फर्स्ट इज द न्यूट्रॉन, फर्स्ट इज द न्यूट्रॉन and the second one is the proton. ये जो न्यूक्लियस है, इसके आसपास कोई एक ऐसी चीज है जो ऑर्बिट करती रहती है, जो ऑर्बिट करती रहती है, घूमती रहती है इसके आसपास, इस तरह से सर्कुलर। मैंने वैसे ये ऐसा बन गया, बट वो सर्कुलर ऑर्बिट होता है। ओके, वो जो चीज घूम रही है उसको हम कह देते हैं इलेक्ट्रॉन। तो एक एटम में, एक एटम तीन चीज़ों से कॉन्स्टिट्यूट हुआ, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन। ओके, इसका मतलब हम इन्हें, एटम को इन्होंने बनाया है, एटम को कॉन्स्टिट्यूट किया है। अगर इनको निकाल लें एटम से तो ये एक तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स हुए ना। तो ये प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन्स, दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। तो जब भी कभी आप सब एटॉमिक पार्टिकल्स की संख्या सुने तो आप समझ लें कि लिखने वाला आपसे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा है। सो दे आर सब एटॉमिक पार्टिकल्स। सब है ना, सहायक है ना किसको बनाने में? एटम को। ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो चार्ज था, ये चार्ज एक जगह से दूसरी जगह फ्लो कर रहा था, लेकिन ये चार्ज इस तरह से फ्लो नहीं कर सकता। इसे फ्लो कराने के लिए किन्हीं कैरियर्स की आवश्यकता है। इन्हें फ्लो कराने के लिए किन्हीं कैरियर्स की आवश्यकता है। इन्हें ले जाने के लिए कोई वाहन चाहिए, कोई कैरियर चाहिए, और वो कैरियर्स ये सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वो कैरियर्स कौन होते हैं? सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। जैसे कि प्रोटॉन भी एक कैरियर है, ये एक खास तरह के चार्ज को लेके जाता है। इलेक्ट्रॉन भी एक कैरियर है, ये भी एक खास तरह के चार्ज को लेकर जाता है। न्यूट्रॉन कैरियर नहीं है, ये किसी तरह के भी चार्ज को कहीं भी लेकर के नहीं जाता है। सवाल ये आता है कि प्रोटॉन किस चार्ज को लेकर के जाता है? तो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज को लेकर के जाता है। किसको लेकर के जाता है? पॉजिटिव चार्ज को स्वयं पर धारण करके ले जाता है। दैट इज द प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन किस चार्ज को स्वयं पर धारण करके ले जाता है? नेगेटिव चार्ज। तो अब अगर आपको कभी भी नेगेटिव चार्ज सुने तो आप पहचान जाएंगे ना कि इसका कैरियर कौन है। तो आंसर इज द इलेक्ट्रॉन। और अब अगर कभी भी आपको पॉजिटिव चार्ज सुने तो उसका कैरियर कौन है? आंसर इज द प्रोटॉन। और ये जो न्यूट्रॉन है किसी चार्ज को नहीं लेकर के जाता है, सो नो चार्ज। ओके जी। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन आपस में एक दूसरे के साथ बंधे रहते हैं। न्यूट्रॉन की भी अपनी एक खासियत है। आपको यह लगता होगा कि जब यह किसी चार्ज को लेकर के जा ही नहीं सकता,
एटम में इसका महत्व क्या है? इसका महत्व बहुत है। ये प्रोटॉन को स्थिर रखता है, स्टेबल रखता है। प्रोटॉन जो कि पॉजिटिव चार्ज को धारण किए रखता है, ये प्रोटॉन्स अनस्टेबल या मूव नहीं करते हैं। आई बात समझ में? प्रोटॉन्स मूव नहीं करते हैं। क्लियर? लेकिन मूव कौन करता रहता है? वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब ये सेटिंग कैसे होती है? देखिए, ये जो न्यूक्लियस है, इसके पास ये ऑर्बिट है। ये ऑर्बिट है जिस बात पर ये इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के इर्द गिर्द चक्कर लगाते रहते हैं। इनकी बहुत स्पीड होती है, तकरीबन स्पीड ऑफ लाइट। ये स्पीड ऑफ लाइट से चलते हैं, कोई कम रफ्तार नहीं होती। ऐसा कहा जाता है कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन एक सेटिंग के हिसाब से होता है। सेटिंग इस तरह से कि ये जो पहला ऑर्बिट है, इसको हम फर्स्ट शेल कहेंगे। इस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इस पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। इसके पहले शेल के बाद दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। इसी तरह से तीसरे शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से अलग अलग शेल में अलग अलग नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। जो भी कोई अंतिम शेल जिसकी आप बात कर रहे हैं, उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। उसे हम वैलेंस शेल कहते हैं। ये वैलेंस शेल बड़ा महत्वपूर्ण है। ये बताएगा कि ये जो एटम है, इस एटम में कितनी कैपेबिलिटी है किसी दूसरे एटम के साथ रिएक्ट करने की। इस एटम में दूसरे एटम के साथ मिल जाने की, रिएक्ट करने की कितनी कैपेबिलिटी है। तो किसी भी एटम की रिएक्टिविटी का अंदाज़ा आप इसके इस वैलेंस शेल से पता लगा सकते हैं, जिसमें कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आई बात समझ में? ये महत्वपूर्ण है, इसका उपयोग हम करेंगे। अब आप अंदाज़ा लगाएं कि जब हमने यह बात की कि ये न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन है, और ये ऑर्बिट्स जिसमें कि इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूँ। अमूमन परिस्थितियाँ ये रहती हैं कि ये जो एटम होता है पूरा का पूरा, ये एटम नॉन चार्ज्ड होता है। नॉन चार्ज होता है, यानी कि इसकी ग्राउंड स्टेट 0 होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन बैलेंस्ड होते हैं। ओके, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन अमूमन बैलेंस्ड ही रहते हैं। ग्राउंड स्टेट इसकी 0 रहती है, एटम पे चार्ज नहीं होता है। इतनी बात समझ में आई? लेकिन फिर ये परिस्थितियाँ बदलती हैं। परिस्थितियाँ बदलती हैं एक्सचेंज होने से। ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है। देखिए, इलेक्ट्रॉन्स के कंटेक्स्ट में बहुत सी बातें होती हैं, ये चीज़ों पर अभी बहुत डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन अलग अलग कंसेप्ट के वाया जाएं तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जिस तरह से था, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम जिस तरह से था, इलेक्ट्रॉन के कॉन्टेक्स्ट में भी एक कंजर्वेशन का सिद्धांत एग्जिस्ट करता है। आई बात समझ में? अब ऐसे में अगर देखें तो मैं आपसे एक बात पूछता हूँ, ये दोनों बराबर बराबर, पॉजिटिव प्रोटॉन, नेगेटिव इलेक्ट्रॉन, बराबर बराबर, दोनों बराबर हैं, तो अंतर रिजल्ट 0 है। लेकिन अगर मैं आपसे अभी कहूं कि एक इलेक्ट्रॉन चला जाता है, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो क्या अब ये दोनों बराबर हैं उस एटम में? नहीं है ना। तो कौन बढ़ गया है? प्रोटॉन बढ़ गया है ना। तो चार्ज कौन सा आ जाना चाहिए? पॉजिटिव आ जाना चाहिए ना। क्या अब ग्राउंड स्टेट 0 रही? नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चला गया, चार्ज पॉजिटिव आया। ये महत्वपूर्ण चीज़। दूसरी तरफ अब मैं आपसे ये कहूँ, अगर इलेक्ट्रॉन ले लिया हमने किसी से, हमने इलेक्ट्रॉन ले लिया, तो प्रोटॉन अधिक हो गए या इलेक्ट्रॉन? इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन ने किस चार्ज को धारण किया था? नेगेटिव। तो एटम पे चार्ज आ जाएगा ना, तो नेगेटिव हो जाएगा। अदरवाइज ये बैलेंस रहते हैं, बट ये इस तरह से इलेक्ट्रॉन के एक्सचेंज से चार्ज धारण कर रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉन बहुत महत्वपूर्ण है। इलेक्ट्रॉन को दे देने से ही पॉजिटिव हो जा रहे हैं। देखिए, देने वाला पॉजिटिव होता है। आई बात समझ में? इलेक्ट्रॉन दे देने से पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन ले लेने से नेगेटिव हो रहे हैं। तो मेन एक्सचेंज किसका है? इलेक्ट्रॉन्स का। ये महत्वपूर्ण एस्पेक्ट है।
इलेक्ट्रॉन्स की अगर हम बात करें तो मटेरियल को अगर मैं यहां पर बनाऊं तो क्या कंसेप्ट निकल के आता है, ध्यान से समझिए। ये वैलेंस शेल अगर कंप्लीट ना हो तो ये तंग करते हैं, कंप्लीट होने चाहिए, शैतान होते हैं। ज़्यादा हो, ज़्यादा मने कि जैसे 8 होने चाहिए ना, 8 भाई बहन होने चाहिए, पर ये शैतान होते हैं। जैसे 6-7 हैं तो ये खींच लेते हैं। ज़्यादा लोग हैं, संगल बनाएंगे, दूसरे से खींच लेंगे, इनको अपने 8 भाई बहन पूरे करने हैं। लेकिन अगर ये कम हो, ये कम 8 नहीं है, उससे कम है, ज़्यादा कम है, दूसरे वाले इनको खींच लेंगे। मतलब पूर्ति जरूरी है। जो वैलेंसियाँ क्रिएट हो रखी है ना, चले जा रहे हैं ना वैलेंस इलेक्ट्रॉन, खालीपन आ रहा है ना, रिक्त स्थान भर रहे हैं, भरने अनिवार्य है ना, इस तरह से समस्त सृष्टि में इलेक्ट्रॉन आ जा रहे हैं और संपूर्णता प्रदान कर रहे हैं। किसी भी तरह से परिस्थिति यह है कि शेल पूरे होने चाहिए। ये देखना है किसने कर लिया और कौन नहीं कर पाया। आप अच्छे कंडक्टर हैं, एक कारपेट के ऊपर खड़े हैं और अच्छे खासे तरीके से पैर को घिसड़ रहे हैं, पैर को घिसड़ रहे हैं। इस तरह की मूवमेंट से भी हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन्स एक्सचेंज हो जाएं, और जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज होंगे, कुछ भी हो चार्ज तो आएगा, कुछ भी हो चार्ज तो आएगा। अब ये देखना है कि चार्ज कौन हुआ। हो सकता है कारपेट हो जाए या हो सकता है आप हो जाएं। हो सकता है कि जैकेट उतारते उतारते इतना घर्षण कर लिया शरीर के साथ उसका कि फिर से इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज हो गए, चार्ज तो आएगा। बाल खड़े हो जाएंगे बाहों के जब जैकेट उतार रहे होंगे, और अंत छोड़ तक भी जैकेट को छोड़ना नहीं चाहेंगे। ज़बरदस्ती उतारोगे तो चिंगाड़े निकल जाएंगे। ये किसकी वजह से हुआ? चार्ज आया। दरवाजे का वो जो हैंडल है मेटल का है, कई बारी इस तरह से हाथ लगाते हैं करंट लग जाता है ना, क्योंकि उसको वो मेटल है, और मेटल की एक खासियत होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन काफ़ी बड़े स्तर पर मूव करते हैं। मूव करने का मतलब फ्री स्टेट में रहते हैं। मेटल्स अच्छे कंडक्टर होते हैं, इनमें वैलेंसी रहती है लास्ट शेल में, इसकी वजह से ये अनस्टेबल होते हैं। इसकी वजह से इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में रहते हैं। फ्री मने मुक्त हैं, स्वतंत्र हैं, आज़ाद है, तो भ्रमण करते रहते हैं। अब सॉलिड मटेरियल है तो ऐसा तो नहीं है कि इधर से चल के उधर चले जाएंगे, इस तरह से भ्रमण करते रहते हैं, वाइब्रेट करते रहते हैं। ये वाइब्रेशन भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने साउंड के कॉन्टेक्स्ट में देखा था कि अगर टू एंड फ्रो मूवमेंट भी अगर आ जाए तो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक एनर्जी तो फ्लो कर जाती है ना। इलेक्ट्रॉन ना भी फ्लो हो, एनर्जी तो फ्लो हो जाएगी ना। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या था? वो जो रिंगिंग बेल थी उसमें वाइब्रेशन आनी ज़रूरी थी, तभी तो आसपास के मॉलिक्यूल्स में मूवमेंट सेटल होगी। जैसे ही हम पार्टिकल्स को मूवमेंट में सेट कर देंगे, एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाएगी ना, वो साउंड एनर्जी थी। ऐसा ही मेटल्स में भी होता है। दैट इज़ ऑल। ये क्यों हो पाता है? क्योंकि इनमें क्षमता रहती है अंतिम शेल में इलेक्ट्रॉन देने और लेने की। ये संपन्न नहीं होते, ये हर समय संपन्नता प्राप्त करने का प्रयास करते रहते हैं। इसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं। आई बात समझ में? आपके इर्द गिर्द जितना भी मटेरियल है वो इसी तरह से संपन्न होना चाहता है, कंप्लीट होना चाहता है। कई बार आप किसी से कुछ लेकर के कंप्लीट होते हैं, कई बार आप कुछ देकर कंप्लीट होते हैं। इसी प्रकार से कई बार हमें करंट लगता है, और कई बार कंघी, स्केल, इन चीज़ों से हम पेज को, पेपर को चिपका पाते हैं, क्योंकि उनमें भी चार्ज आ जाता है। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। संबंध स्थापित करने अनिवार्य हैं। संबंधों के स्थापित होने से एक एटम के दूसरे एटम के संपर्क में, एटम से मॉलिक्यूल बनते हैं, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड बनते हैं, एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड के संपर्क में आने से आदान प्रदान होता है, वो इलेक्ट्रॉन का होता है। और इस आदान प्रदान का आधार, इस एक्सचेंज का बेसिस संपन्नता है, कंप्लीटनेस को अचीव करना है। दैट्स इट। ओके, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब उस हिसाब से अगर हम यहाँ पर चलें तो आपके सामने मैं एक चीज़ बनाता हूँ, ये देखिए।
सपोज कीजिए ये कोई भी एक सॉलिड मटेरियल है, लेकिन ये खास सॉलिड मटेरियल है। सॉलिड मटेरियल तो मैं आपके सामने दो बना दूंगा, जैसे कि ये। अब सपोज कीजिए ये सॉलिड मटेरियल या तो वुड है, या तो प्लास्टिक है, या तो ग्लास है, या तो रबर है। ये सॉलिड मटेरियल है ना। वुड, रबर, प्लास्टिक, ग्लास सॉलिड है कि नहीं? सॉलिड ही होती है। ये जो सॉलिड मटेरियल है, सपोज कीजिए कि आयरन है, कॉपर है, एल्यूमिनियम है तो ये भी एक तरह से सॉलिड ही ना। तो दो सॉलिड मटेरियल मैंने आपके सामने रख दिए, बोथ आर सॉलिड। आप ये नहीं कह सकते कि ये सॉलिड नहीं है, बोथ आर सॉलिड। और दोनों ही एटम से बने होंगे, दोनों ही एटम से बने होंगे। और जब हम इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं, हमारा उद्देश्य फ्लो ऑफ चार्ज को समझना है। चार्ज के फ्लो को समझने के लिए उस चार्ज के कैरियर को समझना है। तो ऐसे में जिस पर चार्ज नहीं है उसका जिक्र करने की मुझे लगता है अब आवश्यकता नहीं है, तो उसका जिक्र मैं नहीं करूँगा। दैट इज़ द न्यूट्रॉन। मैं जिक्र करूँगा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का। सपोज कीजिए कि इस सॉलिड मटेरियल में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है। प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन से कभी उदास नहीं होना, क्योंकि अंततः ऊर्जा ही तो है। प्रकृति, नारी, अंत वही होगा, घबराओ मत। तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये कुछ इस तरह से होते हैं, गोल गोल। प्रोटॉन बड़े होते हैं, इलेक्ट्रॉन छोटे होते हैं। क्या ही अर्थ है इन बातों का, बड़े और छोटे? वैसे बता रहा हूँ कि बड़े होते हैं और छोटे होते हैं। वैसे पौराणिक कथाओं में जाए ना अगर, तो कई तरह से थ्योरीज को समझाया जाता है। जानते हैं कैसे? ऐसा बताया जाता है कि जो ब्रह्मा हैं, ये विष्णु की नाभि कमल से निकल रहे हैं ना। विष्णु की नाभि से कमल निकल रहा है तो ब्रह्मा आ रहे हैं ना। तो विष्णु को यहाँ पर बताया गया है पूरी तरह से न्यूट्रॉन, स्टेबल, स्थिर। और महादेव को यहाँ पर बताया गया है प्रोटॉन, विष्णु से अटैच्ड। दोनों एक दूसरे का ध्यान करते रहते हैं हर समय। विष्णु योग और माया निद्रा में रहते हैं और प्रोटॉन सभी तरह की संहार करता एक्टिविटी करते हैं ताकि पुनर्जन्म, नया विकास, पिछला खत्म करेंगे तो ही नया बनेगा। कंस्ट्रक्टिव डिस्ट्रक्शन, मिट्टी को मरोड़ के तोड़ के ध्वस्त करेंगे तभी तो नया बर्तन बनेगा। और नाभि कमल से निकल करके इस न्यूक्लियस से अटैच रह के हर समय गोला लगाते रहते हैं इलेक्ट्रॉन, ब्रह्मा जी। आई बात समझ में? तो इस तरह से भी चीज़ें समझाते रहते हैं। ब्रह्मा जिसको सृष्टि का निर्माण करना है, कैसे होगा? ऐसे ही तो होगा, इनका एक्सचेंज होता रहता है। ब्रह्मा यानी कि ज्ञान, ज्ञान यानी कि सत्य, सत्य अर्थात ब्राह्मण। जो सत्य है वह ब्राह्मण है, जो असत्य है वो ब्राह्मण नहीं। ब्राह्मण जन्म से, जाति से नहीं, ब्राह्मण ज्ञान और सत्य पर निर्भर है। ज्ञान और सत्य का जब आचार आदान प्रदान होता है, निर्माण होता है। ज्ञान और सत्य का जब आदान प्रदान होता है तो क्या होता है? निर्माण होता है। ब्रह्मा का आदान प्रदान होता रहता है। ठीक है। ब्रह्मा वो जो एक स्केल है, वो जो मान है, ज्ञान का मान है। द स्केल ऑफ नॉलेज, द हॉरिजन ऑफ नॉलेज। जितना एक्सटेंड कर सकोगे उतना बेहतरीन होगा। ओके, चलिए उस कहानी से फिर इस और आते हैं। तो पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव। मैं जानता हूँ कि ऐसे लिखने बनाने से आपका टाइम बहुत जाता होगा। मैं वैसे तो पहले ही नोट्स प्रिपेयर करता हूँ, एक्टिव टाइम में मैं ये सब नहीं करता हूँ, बट मुझे कभी कभी माफ़ किया करो। तुम लोग युग पुरुष हो, युग महिलाएं हो, ये मैं जानता हूँ। तुम्हारे योग्य तो मैं केवल प्रयासरत ही रह सकता हूँ, लेकिन फिर भी सहन करो। ओके। अब अगर देखा जाए तो ये दो अलग अलग सॉलिड मटेरियल थे।
इस सॉलिड मटेरियल की खासियत क्या रहेगी? इस सॉलिड मटेरियल में यानी कि आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, सीधे मेटल कह लूँ इसको मैं तो। इस सॉलिड मटेरियल को मैंने मेटल इसी बेस पर कहा होगा, वो जो मैंने शेल पढ़ाए, वैलेंस शेल पर सिस्टम पढ़ाया, यानी कि वैलेंस शेल जो है असंपन्न है, लायबल है टू एक्सचेंज द इलेक्ट्रॉन्स, it is somewhere incomplete. That's why electrons are unstable. Protons, they are attached to neutrons. Protons in both the cases are stable. In this matter, in this solid and in this solid, protons are stable. They are stable. But we have to focus on electrons. If this is metal, then electrons are disturbed. They are in free state. They are in the state to move. They are free to exchange. That's it. So they will do movement. They will do movement. So they are not stable. Electrons are unstable. Okay. All the time. Physics क्या सिखाती है? All the time what are you trying to achieve stability? हर समय आप क्या अचीव करना चाहते हैं? Stability. What do you mean by the stability? Complete shells. Shells की completeness, स्थिरता ये बनी रहती है. ओके, दैट इज इम्पॉर्टेंट. हालांकि वैसे ये जो मैंने आपको न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बताए ना, इसके आधार पर आप मैटर को आइडेंटिफाई करते हो. केमिस्ट्री पढ़नी है ना मुझसे, मज़े से पढ़ाएंगे वेद पुराण ग्रंथ शास्त्रों से जोड़ करके. तो इसके आधार पर आप मैटर को आइडेंटिफाई करते हो. मैटर के केस में मास जितना इम्पॉर्टेंट है, मैटर के केस में ये चार्ज भी उतने इम्पॉर्टेंट हैं. ओके, और आपको बता दूं, इन सब एटॉमिक पार्टिकल्स का भी एक मास होता है. इनका भी अपना एक मास होता है, निहायत ही कम होता है पर होता है. ओके, उस समय में जाके पढ़ाएंगे कि कैसे लिखा जाता है, वो बात की बात. अभी की बात यह है कि डिस्टर्ब्ड है, मूव करेंगे. यहां पर इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में है. इलेक्ट्रॉन्स इसमें ये प्लास्टिक, ये वुड, ये ग्लास, ये रबर में सेटल्ड है काम. वैलेंस शेल सब संपन्न है. एटम असंतुष्टि का कोई कारण ही नहीं, पूर्णता संतुष्ट, स्थिर. Electrons are not in a free state. They are not unstable. They will not move then. They're stable. When electrons are moving in this metal, what I said कि always हम क्या अचीव करना चाहते हैं? Stability. But जैसे ही ये अनस्टेबल हैं, ये मूव कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगी? हाई एनर्जी. और फिजिक्स में हमारे सर ने तब हमें एक बात मंत्र की तरह जपाई थी, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी, हाई स्टेबिलिटी लो एनर्जी. तो यहाँ पर जहाँ इलेक्ट्रॉन फ्री स्टेट में है, यहाँ पर अनस्टेबिलिटी है. इसका अर्थ यहाँ पर एनर्जी है. यानी कि ये इलेक्ट्रॉन आपस में द्वंद्व उत्पन्न कर रहे हैं. और जब द्वंद्व उत्पन्न करेंगे, जब ये एक दूसरे के साथ हिलजुल कर देंगे, ऊर्जा का संचार होगा. ऊर्जा का संचार होगा ना. करूं? हुआ ना? ऊर्जा का संचार हुआ. सुनी ना आपको ध्वनि? ये कैसे हुई? हिल जुल, ऊर्जा का संचार. तो हिल जुल अनस्टेबिलिटी. लेकिन स्टैच्यू बोलो, कोई हिलजुल है, कोई संचार है, स्टेबल. तो हाई स्टेबिलिटी लो एनर्जी, हाई एनर्जी लो स्टेबिलिटी. तो एक्चुअल में जो आप ये कहते हैं कि बैटरी में नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, ऐसा नहीं होता. नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर इलेक्ट्रॉन्स के कारण
एनर्जी मूव करती है, ऊर्जा मूव करती है, मैं अभी करके दिखाऊंगा। और जैसे ही नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर एनर्जी मूव करती है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, तो फिर हम कहते हैं कि पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है, पॉजिटिव चार्ज फ्लो करता है। ओके, इतनी बात समझ में आई। और पॉजिटिव चार्ज के फ्लो की डायरेक्शन ही फ्लो ऑफ करंट है। पॉजिटिव चार्ज की डायरेक्शन ही डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट है। तो इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन इज ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये हम अभी प्रैक्टिकली करके देखेंगे। पहले इतना का इमेजिन आगे इसलिए करा दिया, ये समझ में आ गया, ठीक है। इन दोनों में से वुड और कॉपर में से मैं हरप्रीत आपसे जानना चाहता हूं, सारे इसके पीछे बोलेंगे, फ्री स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स किस में रहेंगे ज्यादा, वुड और कॉपर में से? गुड बॉय, कॉपर में। क्योंकि ये क्या है, मेटल, मेटल। और क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, फ्री स्टेट। क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स इसमें क्या है, अनस्टेबल। तो अनस्टेबल है चीज तो क्या होगी, हिलजुल, हिलजुल। और अभी हिलजुल करूं आपके साथ तो कान लाल हो जाएंगे, गाल लाल हो जाएंगे। क्यों, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी। जैसे चर्निंग करते हैं, जैसे अभी क्या करेंगे, हाथ गर्म क्यों हो गए, एनर्जी, हीट एनर्जी, हीट एनर्जी। बट अभी रोक लिया, नो एनर्जी। अनस्टेबिलिटी लीड्स टू द एनर्जी बिकॉज वर्क डन होता है फिर। ओके, क्लियर हुई कहानी। चलिए, यही सबसे इंपॉर्टेंट बात थी। तो अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, सच्चे दिल से बताना, ये वुड में, वुड या ये कॉपर, ठीक है, यानी कि ये मेटल और या ये नॉन मेटल में, हु इज केपेबल टू बिहेव एज ए कैरियर ऑफ एनर्जी, मेटल। तो अल्टीमेटली मेटल will conduct this task of becoming carrier of energy. Then who is the conductor then? Who is the conductor? Metal or non-metal? Metal is the conductor because it is the conductor of charge. Because it is the conductor of charge. Okay? Charge is conducting itself through the metal. The metal is the conductor of the charge. इतनी बात समझ में आ गई? तो this is conductor. And who is obstructing? Who is obstructing, retarding the charge to move from one side to other? That is the energy to move from one side to other. Who is obstructing then? The word is the insulator. Word is the insulator. So wood is the insulator. So it is the conductor and that is the insulator. So two type of materials are there, insulator and conductors. Okay, that is the important thing. So आपके पास सपोज कीजिए कि कोई वायर है और वो जो वायर है उसको आपने हाथ से पकड़ा है, या कोई सॉकेट है आपने हाथ से पकड़ा, आपको कुछ नहीं होगा। आपने इंसुलेटर को पकड़ा हुआ है और उसमें से जो पिन्स निकल रही हैं मेटल की, वो कंडक्टर हैं। उसको आप लगा देंगे तो चार्ज इस वायर से फ्लो होगा, क्योंकि अंदर कंटिन्यूअस मेटल वायर है, वो कंडक्टर है। लेकिन ऊपर जो जैकेट चढ़ी हुई है प्लास्टिक की या रबर की, वो इंसुलेटर है। इसलिए उस तार का करंट आपकी बॉडी में नहीं आएगा। लेकिन कहीं से अगर स्लिट हुआ है या कहीं से प्लास्टिक जैकेट कटी है और वहाँ आपकी उंगली पड़ जाए तो तार का करंट आपकी बॉडी में फ्लो होने लग जाएगा, बिकॉज आपकी बॉडी भी कंडक्टर होती है। ह्यूमन बॉडी इज द कंडक्टर।